गाइस वेलकम बैक टू माय अदर यूट्यूब वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पूरे एफ ब्लॉक को पढ़ने जा रहे हैं। पूरी एनसीईआरटी हाइलाइट्स में आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम डी ब्लॉक तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है पार्ट 1 में। अगर आपको उसका रेफरेंस लेना हो तो आप हमारी पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। एंड नाउ हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम विद पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें बोला गया है जो लेंथेनॉइड्स है, द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लेंथेनम। जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है उसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं। सीरियम टू सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ और तुम यबलू, ये ट्रिक होती है इसको याद करके। तो सीरियम से ल्यूटेटियम 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में आफ्टर लेंथेनम। और एक्टिनॉइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनॉइड सीरीज में भी। तो अब लेंथेनम का जो सिंबल होता है वो Ln होता है। नाउ केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड्स इज ऑन द मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो एक्टिनॉइड की जो केमिस्ट्री होती है वो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है देन लेंथेनॉइड्स, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये रेडियो एक्टिविटी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इनमें एक रेडियो एक्टिविटी भी होती है, किसमें? हमारे एक्टिनॉइड्स में। नाउ हम पहले जो पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं। तो लेंथेनॉइड्स का जो कन्फिगरेशन होता है वो होता है 6s2 4f1 to 14 और 5d0 से 1। ये इसको याद करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ all the tri-positive ions, the most stable oxidation state of all the lanthanoids are from 4f1 से लेके 14 विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना ट्राई पॉजिटिव आयंस का, ट्राई पॉजिटिव आयंस मतलब कि जो हमारे लैंथेनॉइड्स होते हैं ना, मोस्टली जो ट्राई पॉजिटिव आयंस ही होते हैं। वो उनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो ये जो +3 होती है इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये ट्राई पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो इनमें कन्फिगरेशन जो होता है वो बताया गया है कि इसमें 4f में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन भी हम बढ़ते जाएंगे उसके अंदर। तो इस तरह से खेल होता है। नाउ एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ यूनिक फीचर इन द केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है कि डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, एटॉमिक और आयनिक रेडिया में डिक्रीमेंट रहता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जैसे हम लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक जाते हैं, तो उस तरह से। नाउ द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडिया इज नॉट क्वाइट रेगुलर एज इट इज रेगुलर इन M+3 आयन। तो ये जो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडिया होता है ना, ये नॉट क्वाइट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं होता जैसे कि M+3 आयन्स में होता है। नाउ ये ग्राफ दे रखा है एटॉमिक नंबर और आयोनिक रेडियस का। इसमें बता रखा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेंथेनम से फिर सीरियम, फिर प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटेटियम, ये पूरा डिक्रीज होते आ रहा है एटॉमिक नंबर के साथ साथ साइज में। तो ये आयोनिक रेडिया ये वाई एक्सिस में दे रखा है, तो वाई एक्सिस पूरा डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है तो हमारी रेडियस जो है वो डिक्रीज होती जा रही है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका मेन रीजन है। नाउ shielding of one 4f electron by another is less than 1d or electron by another with the increase in nuclear charge along the series। तो उसमें बोला गया कि जो शील्डिंग होती है 4f इलेक्ट्रॉन की वो कम होती है देन d इलेक्ट्रॉन with increase in nuclear charge along the series। There is fairly regular decrease in the sizes with increasing atomic number। जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, तो हमारा जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये हमने बात करी ली है। नाउ lengthened contraction causes the radii of the members of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second series। तो थर्ड और सेकंड सीरीज से इसका क्या मतलब है? जैसे कि एक 3D ब्लॉक में एक होती है हमारी 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, एक होती है 5D सीरीज। तो 3D सीरीज और तो 4D और 5D सीरीज होती है ना, 4D और 5D सीरीज, उसके अंदर हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। जो 4D और 5D होती है ना वो इक्वल रहती है साइज में। हमने डी ब्लॉक में बात करी थी इसके बारे में, जैसे कि जिरकोनियम और हैफनियम, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। इनकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, जैसे इसकी 160 पिकोमीटर, इसकी 159 पिकोमीटर, तो इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। नाउ occurrence through together in nature, difficulty faced in their separation। तो ये इनकी जो आइडेंटिकल रेडियाई होती है ना, इसकी वजह से ये टुगेदर अकरेंस होती है इनकी, मतलब ये साथ में नेचर में इवॉल्व होते हैं, मतलब ये साथ में पाए जाते हैं एक तरह से एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। तो इनके सेपरेशन में जो है वो प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। नाउ लो लेंथनम है, लेंथनम 2 एंड लेंथनम 3 कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीशीज। तो ये
याद कर लेना इसको कि लेंथेनम +2 और लेंथेनम +3 जो होते हैं ना कंपाउंड, ये प्रीडोमिनेंट स्पीशीज होती है। और जो अभी सीरियम 4, जैसे कि सीरियम 4 है, इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो जो ये सीरियम 4 होता है ना, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या होता है, बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है टू द कॉमन +3 स्टेट। तो इसमें अब आप समझो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ये प्लस सीरियम +4 से +3 में जाता है ना, तो ये क्या करता है, खुद का तो करता है रिडक्शन। तो खुद का अगर रिडक्शन करेगा, +4 से +3 में जा रहा है, मतलब खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो सामने वाला क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसलिए एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। तो ये +4 में होता है, तो ये +3 में आ जाता है उससे। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, इसलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, पॉजिटिव होता है, 1.74 वोल्ट। तो ये याद रखने का पॉइंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश रैपिडली इन एयर। तो ये जो लैंथेनाइड्स होते हैं ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इनका कलर जो होता है ना, सिल्वरी व्हाइट होता है। और ये एयर में टार्निश हो जाते हैं। मतलब टार्निश मतलब कि एक तरह से खराब हो जाते हैं, एयर में रखे रहते हैं तो। द हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सेमेरियम बीइंग स्टील हार्ड। तो ये जो हार्डनेस है, ये जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ना, ये हार्डनेस बढ़ती आती है लैंथेनाइड सीरीज में। जैसे कि हमारा सेमेरियम है ना, ये स्टील हार्ड होता है, मतलब स्टील जितना हार्ड होता है सेमेरियम। एस से सेमेरियम, एस से स्टील, तो स्टील हार्ड होता है हमारा सेमेरियम। जो लैंथेनाइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो 1000 टू 12,000 केल्विन होता है, 1000 टू 12,000 केल्विन। बट सेमेरियम जो है वो 1630 केल्विन पे मेल्ट करता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि स्टील हार्ड होता है। तो यही इसमें बात करी जा रही है। नाउ trivalent lanthanide ions are colored both in solid state and in aqueous solutions। जो ट्राइवेलेंट lanthanide ions होते हैं ना, जो ट्राई पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये कलर्ड होते हैं बोथ इन सॉलिड एंड aqueous solution। तो सॉलिड और aqueous solution दोनों में इनमें कलर शो करते हैं, ये कौन, lanthanide ions। तो कलर ऑफ दीज आयंस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कलर ऑफ दीज आयंस होते हैं ना, ये क्यों आते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से इनमें कलर आता है। नाउ जो F0 टाइप है, F0 टाइप और F14 टाइप, ये दोनों क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। और बाकी के जितने भी है ना, एक्सेप्ट दीज द lanthanide ions अदर देन द F0 टाइप एंड F14 टाइप आर पैरामैग्नेटिक। तो इन दोनों को छोड़ के सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। बस F0 और F14 टाइप जो होते हैं ना, ये हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्सेंट होता है, इसलिए एक तरह से ये डायामैग्नेटिक होते हैं, F0 और F14 टाइप। नाउ first ionization enthalpies of the lanthanides are around 600 किलोजूल पर मोल, the second about 1200 किलोजूल पर मोल। तो आपको पता ही कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसकी तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है लैंथेनाइड की, वो होती है 600 किलोजूल पर मोल। और जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वो होती है 1200 किलोजूल पर मोल। और ये कंपेरेबल होती है विद दोज ऑफ द कैल्शियम। तो कैल्शियम से कंपेरेबल होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू। और आपको पता है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है। तो अगर फर्स्ट की 600 है तो इसकी 1200 होगी, क्योंकि ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो ये इंक्रीज करेगी। नाउ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इंडिकेट्स दैट द एक्सचेंज एंथैल्पी considerations as in 3D orbitals in the first transition series। तो एक लाइन की कहनी चाह रही है कि जैसे हमारा जितना ज्यादा हमारा हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होता है ना, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, उतनी ही कम वैल्यू होती है हमारी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। और ये किस किस में देखा जाता है, ये हमारा देखा जाता है लेंथेनम में, गैडोलिनियम में और हमारे ल्यूटेटियम में। तो ये याद करने का पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट 2022 में। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। तो गैडोलिनियम की जो वैल्यू होती है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, वो काफी लो होती है। ये क्यों होती है, तो ये हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से होती है, क्योंकि इसकी एक्सचेंज एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई होती है। तो ये डायरेक्ट रटने का पॉइंट है, इसको रट लो अच्छे से। नाउ ये ऊपर देखो पॉइंट लिख रखा है हमने, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनाइड्स कंपेरेबल टू कैल्शियम। हमने बात करी थी यहाँ पे कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम होती है। नाउ अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम। तो ये अर्लियर मेंबर होते हैं ना सीरीज के, ये सिमिलर टू कैल्शियम होते हैं, बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे सीरीज में, तो जो आगे के जो एलिमेंट होंगे ना, वो बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। तो वो एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं। तो स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट होते हैं वो तो कैल्शियम की तरह, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो वो हमारे एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। नाउ लेंथेनम का हम रिएक्शन करा रहे हैं अब
कुछ कुछ चीज़ों के साथ हम वो देखते हैं क्या क्या है। अगर तो लेंथेनम जो होता है ना, वो एक तरह से ट्राई पॉजिटिव आयन होता है, सबको पता है। इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है। इस तरह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर इसको हम O2 से रिएक्ट कराएंगे तो O2 का O2 -2 में होगा, तो उसका 2 तो इधर आएगा लेंथेनम के पास, और लेंथेनम का 3 इसके पास जाएगा, तो Ln2O3 बनेगा। अगर एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे लेंथेनम की, तो वो H2 गैस लिबरेट कर देगा ये। अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये LnX3 बना देगा, क्योंकि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और अगर H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो LnOH होल थ्राइस प्लस H2O बनाएगा। अगर कार्बाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा LnC2 बना देगा। और कार्बाइड क्या होता है इसके, Ln3C हो सकता है, Ln2C3 हो सकता है, और Ln C2 हो सकता है। तो ये हमारे कार्बाइड्स होते हैं, LnC नहीं होता। नाउ जो अगर इसको हम नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो नाइट्रोजन में -3 आता है, लेंथेनम में +3 आता है, तो ये Ln कंपाउंड बनाते हैं। और अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो Ln2H3, और ऑक्सीजन का हमने देख ही लिया अभी, Ln2O3। तो इस तरह से इसकी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन है ये। किसकी? लेंथेनॉइड्स की। लेंथेनॉइड्स की केमिकल रिएक्शन की बात करी हमने यहाँ पे। नाउ एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि द कार्बाइड्स Ln3C, Ln2C3 and Ln C2 are formed when the metals are heated with carbon. They liberate hydrogen from dilute acid and burns in halogens to form halides. They form oxides M2O3 and hydroxide MOH whole thrice. तो ये हमने बात करी ली अभी अभी कि ये जो रिएक्शन करता है किस तरह से करता है, वही सब चीजें इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना इसे। नाउ बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द lanthanide is for the production of alloy steels for plates and pipes. तो जो हमारा lanthanide का जो सिंगल यूज होता है ना, बेस्ट सिंगल यूज, ये किस लिए होता है? alloy स्टील बनाने के लिए, फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। प्लेट्स एंड पाइप्स के लिए alloy स्टील्स बनाने के लिए lanthanide का यूज किया जाता है। नाउ वेल नोन alloy इज मिश मेटल। जो वेल नोन alloy है ना lanthanide का, वो मिश मेटल होता है। मिश मेटल क्या होता है? इसमें 95% तो हमारा lanthanide मेटल होता है। lanthanide मेटल कितना होता है इसमें? 95%। और आयरन जो होता है ना वो 5% होता है। और इसमें ट्रेसेस मिलते हैं कुछ, मतलब कुछ अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम भी मिलते हैं। अपन को मेन क्या याद रखना है कि लैंथेनाइड मिश मेटल में लैंथेनाइड मेटल जो होता है ना, वो होते हैं 95%, और आयरन जो होता है वो 5% होता है। A good deal of mesh metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shells and lighter flint. तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जो मिश मेटल है ये मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय में यूज होता है टू प्रोड्यूस बुलेट्स, बुलेट्स बनाने के लिए, शेल्स बनाने के लिए और लाइटर फ्लिंट बनाने के लिए। तो ये इसके यूजेस है। और क्या यूजेस के? मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट्स इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो ये भी याद रखने का पॉइंट है कि जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं ना लैंथेनॉइड्स के, वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। नाउ सम इंडिविजुअल लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स, कुछ इंडिविजुअल लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स होते हैं जो फॉस्फरस की तरह यूज होता है इन टेलीविजन स्क्रीन। जो टेलीविजन की स्क्रीन होती है ना, उसमें फॉस्फरस की तरह यूज होता है कुछ लैंथेनम ऑक्साइड्स। एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेसेस में यूज होते हैं, फ्लोरेसिंग सरफेसेस में। तो ये इसका यूजेस हो गया। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिनॉइड्स। तो हमने लैंथेनम की बात, लैंथेनॉइड्स की बात कर लिया, हम एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे। तो एक्टिनॉइड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है, रेडॉन 5f1214 6d012 एंड 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एक्टिनॉइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको याद कर लेना। नाउ एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये एक्टिनॉइड्स हमने पढ़ा ही अभी कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ। जो अर्लियर मेंबर्स होते हैं ना एक्टिनॉइड सीरीज के, उनमें हाफ लाइफ होती है, लेकिन जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं तो उनकी जो हाफ लाइफ वैल्यू होती है ना, वो कम होती मतलब बढ़ सॉरी, वो रेंज करती है फ्रॉम अ डे टू 3 मिनट्स फॉर लॉरेंशियम। वो कम होती रहती है उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू, जिससे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते आते हैं। वो एक दिन के लिए भी हो सकती है और 3 मिनट्स के लिए भी हो सकती है, जैसे लॉरेंशियम में 3 मिनट की हाफ लाइफ होती है। उसके बाद वो रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म कर देता है लॉरेंशियम। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नाउ 5f दो नॉट इन थोरियम। तो हमारा जो थोरियम होता है ना, वो किस में आता है? हमारा एक्टिनॉइड सीरीज में आता है, लेकिन इसमें 5f इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी ये किस में प्रेजेंट होता है? हमारा एक्टिनॉइड सीरीज में प्रेजेंट होता है। तो ये हमें याद रखने वाला पॉइंट है। अब 5f orbitals are not as buried as 4f orbitals and hence 5f electrons can participate in bonding to a far extent. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 5f ऑर्बिटल होते हैं ना, इनमें जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है ना, वो कम होता है एज कम्पेयर टू 4f ऑर्बिटल्स। इसकी वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं आसानी से टू अ फार एक्सटेंट, यानी काफी अच्छी बॉन्डिंग परफॉर्म कर लेते हैं 5f ऑर्बिटल्स। नाउ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, the contraction is however greater from element to element in the series resulting from poor shielding by 5f electrons. तो ये जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना,
ये पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जो 5f इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शील्डिंग जो होती है वो पुअर होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इससे तो 4f से कम होता है लेकिन ज़्यादा होता है इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसकी वजह से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा देखने को मिलता है। नाउ द कॉन्ट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ये तो पढ़ लिया हमने। नाउ यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है कि ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स 5f 6d एंड 7f लेवल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। तो हमें एक्टिनॉइड्स में ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट काफी वेरी करती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इसमें 5f 6d एंड 7s जो होते हैं ना, ये कंपेरेबल एनर्जीज के होते हैं, यानी कि इनमें एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता रहता है और हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। तो उसको मैंने यहाँ लिख रखा है कि actinoids have greater range of oxidation state than lanthanoid because of very small energy gap between 5f 6d and 7f सबशेल। तो लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में एक्टिनॉइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है ना वो काफी ज्यादा होता है। तो ये हमारा याद रखने का पॉइंट हो गया। नाउ एक्टिनॉइड्स शो इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो एक्टिनॉइड्स होता है ना ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट हाई और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो फर्स्ट हाफ जो होता है ना एक्टिनॉइड सीरीज का, जैसे कि ये एक्टिनियम से अमेरिशियम तक मान लो, तो यहाँ तक जो है हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कि 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद कम हो जाता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू। तो +4 तो होता है थोरियम में, 5 होता है हमारा थोरियम प्रोटेक्टिनियम में होता है 5, और उसके बाद हमारा यूरेनियम में होता है हमारा 6, और नेपच्यूनियम में होता है हमारा 7। लेकिन ये डिक्रीज कर जाते हैं सक्सीडिंग एलिमेंट्स, जैसे हम आगे बढ़ते थे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर जाती है। नाउ द एक्टिनॉइड्स रिजेंबल द लैंथेनॉइड्स इन हैविंग मोर कंपाउंड्स इन +3 स्टेट देन इन द +4 स्टेट। तो एक्टिनॉइड है ना ये कहीं ना कहीं लैंथेनॉइड से सिमिलर भी है, किस वे में कि इसमें भी मोर कंपाउंड जो है ना, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड +3 स्टेट में होते हैं। देखो इसमें दे रखा होगा ना, देखो सब में देखो +3 स्टेट है, +3 +3 +3 +3, तो एक +3 शो करते हैं। और हमने लैंथेनॉइड भी देखा था डी ब्लॉक में, मतलब डी ब्लॉक क्या है ऊपर ही दिखा है F ब्लॉक में, तो उसमें +3 स्टेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा शो करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक विद कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स। नाउ एक्टिनॉइड मेटल्स आर ऑलवेज ऑल सिल्वरी इन अपीयरेंस। तो हमारे जो लैंथेनॉइड्स थे वो कैसे थे, सिल्वरी वाइट थे, और वो एयर में टार्निश हो जाते थे। ये कैसे होते हैं, सिल्वरी कलर के होते हैं, वाइट नहीं होते, सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉरी सिल्वरी होते हैं, और सिल्वरी वाइट हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं। तो ये बात हो गई। नाउ इस पैराग्राफ से नीट 2023 में क्वेश्चन भी आया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन फॉर द अर्ली लेंथेनॉइड्स। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना अर्ली एक्टिनॉइड की, वो अर्ली लेंथेनॉइड से कम होती है। मतलब कि जो हमारा एक्टिनॉइड होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, किससे, लेंथेनॉइड से। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 5f इलेक्ट्रॉन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली, सॉरी वेट, तो हमारा जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है ना वो लेंथेनॉइड से कम होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकल सकते हैं। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो ये जो हमारे एफ ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनका अट्रैक्शन जो होता है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से, ये काफी मतलब कम अट्रैक्शन होता है इनका। और डी का जो अट्रैक्शन होता है ना उनकी पुअर शील्ड, वेट, तो मैंने अब तक जो बताया उससे पहले, मतलब इस पैराग्राफ में जो बताया उसको भूल जाओ। मैं बता रहा हूँ कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एक्टिनॉइड की कम इसलिए होती है लेंथेनॉइड से, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन विल देयरफॉर बी मोर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम अ न्यूक्लियर चार्ज देन द 4f इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स में हमारे 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें 5f इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5f इलेक्ट्रॉन तो जो होते हैं वो मोर इफेक्टिवली शील्डेड होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज से मोर इफेक्टिवली शील्डेड होता है अदर इलेक्ट्रॉन से, मतलब अदर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन लगाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से निकाल सकता है अपन उसको, किससे, न्यूक्लियस से। जिसकी वजह से इनकी जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, और 4f इलेक्ट्रॉन है उनमें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ना कम होता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड रहता है 4f इलेक्ट्रॉन जो हमारे लेंथेनॉइड में प्रेजेंट होता है। इसलिए लेंथेनॉइड्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है देन एक्टिनॉइड्स। तो ये मैंने बोला, तो इसको आप एक बार और रिवाइंड करके समझ लेना। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको। तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। नाउ
नेम अ मेंबर ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो हमारा सीरियम है ना वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, वेट। तो ये सीरियम है हमारा, ये यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये हमने यहाँ बताया था, ये +4, इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और फिर +4 से +3 में चल जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि कौन सा लेंथेनॉइड है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो सीरियम है हमारा, सीरियम। नाउ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उनकी शील्डिंग क्या है, पुअर होती है। तो इसलिए इनकी जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो ज़्यादा होता है। किससे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। तो ये हो गया। नाउ सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है ना, ये पिगमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये पूरा याद करने का है, इसमें कौन सा चीज़ कहाँ पे काम आती है। तो जो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, ये पिगमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। MnO2 जो होता है, ये ड्राई बैटरी सेल्स में काम आता है। और ये जो बैटरी इंडस्ट्री होती है ना, ये ऑल्सो रिक्वायर जिंक एंड निकल कैडमियम। तो इन सबको भी, इनकी रिक्वायरमेंट, इन सब की रिक्वायरमेंट भी इनको होती है, बैटरी इंडस्ट्री को। नाउ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड, क्यू आज आई, इससे अपन याद आ सकता है कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये ग्रुप 11 के मेंबर होते हैं। और ये कॉइनेज मेटल्स की तरह काम करते हैं, मतलब इनसे सिक्के बनते हैं, सिक्के। ऑल्दो सिल्वर एंड गोल्ड आर रेस्ट्रिक्टेड टू कलेक्शन आइटम्स। ये सिल्वर गोल्ड जो है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है कलेक्शन आइटम्स की तरह, इनको कलेक्ट नहीं कर सकते इस तरह से, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। नाउ एंड द कॉन्टेम्पोररी यूके कॉपर कॉइन्स आर कॉपर कोटेड स्टील। जो यूके कॉपर कॉइन्स होते हैं ना, वो कॉपर कोटेड स्टील होते हैं। और जो सिल्वर यूके कॉइन्स होते हैं ना, वो कॉपर निकल अलॉय होते हैं। तो जो यूके कॉपर कॉइन्स है, वो कॉपर कोटेड स्टील होते हैं। और सिल्वर यूके कॉइन्स है, वो हमारे कॉपर निकल अलॉय होते हैं। तो ये याद करने का पॉइंट है। अब इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें कि जो V2O5 है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कैटेलाइज करता है द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आता है कौन? V2O5। तो V2O5 जो है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आता है, SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ जो जो हमारे टाइटेनियम क्लोराइड होते हैं ना, और AlCH3 होल थ्राइस, ये हमारे जिगलर कैटलिस्ट होते हैं। और ये यूज टू मैन्युफैक्चर पॉलीइथाइलिन, जिसे हम पॉलीथीन भी बोलते हैं। जो पॉलीथीन आती है ना प्लास्टिक की, उसको, उसके मैन्युफैक्चर में जिगलर कैटलिस्ट यूज होते हैं। जिगलर कैटलिस्ट पॉलीथीन के फॉर्मेशन में यूज होते हैं। नाउ आयरन और मोलिब्डेनम जो है ना, ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में। जो हेबर प्रोसेस होती है, जिसे N2, मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा, मैं ऐसे रफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, सॉरी। N2 प्लस H2 से हमारा क्या बनता है? अमोनिया बनता है, NH3। सॉरी, राइटिंग थोड़ी ऐसी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाना। जो N2 प्लस 3 H2 से हमारा 2NH3 अमोनिया बनता है ना, तो हेबर्स प्रोसेस से बोलते हैं। और उसमें आयरन और मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट काम आते हैं। नाउ हमारे जो निकल कैटलिस्ट है, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट में यूज होता है, निकल कैटलिस्ट से। और वेकर प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल होता है। और ये PDCl2 के द्वारा कैटलाइज होता है। PDCl2 कैटलाइज करता है किस रिएक्शन को? वेकर प्रोसेस को। और इस वेकर प्रोसेस में होता क्या है? इथीन टू इथेनॉल बनता है हमारा। और निकल कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन। तो जो निकल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस में काम आते हैं हमारे। एक तो ये हमारे हाइड्रोजनेशन में काम आता है निकल। एक हमारे निकल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, वो पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस में काम आते हैं, सच एज ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन में। और फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में हमारा AgBr काम आता है। तो ये हमें याद करना है। जर्मन सिल्वर क्या किससे बने होते हैं? कॉपर, निकल और जिंक से। तो ये हमें याद करने का था। इसमें इस पैराग्राफ को एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में, MnO2 जो है हमारा ड्राई बैटरी सेल्स में, कॉपर सिल्वर गोल्ड हमारे कॉइनेज मेटल्स। और यूके कॉपर कॉइन हमारा कॉपर कोटेड स्टील है। सिल्वर कॉइन्स हमारा कॉपर निकल अलॉय है। V2O5 SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और हमारा जिगलर कैटलिस्ट जो होता है, वो
मैन्युफैक्चर करता है पॉलीथीन का, और आयरन और मोलिब्डेनम जो है वो हमारे हेबर प्रोसेस में काम आता है अमोनिया बनाने की प्रोसेस में। और निकल कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स में काम आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स में। वेकर प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथीन टू इथेनॉल में काम आती है, और ये कैटलाइज होती है बाय पीडीसीएल2 वेकर प्रोसेस, ठीक है। नाउ जो निकल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स एंड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन में काम आते हैं निकल कॉम्प्लेक्सेस। एंड फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में हमारा लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज होती है एजीबीआर में, ये काम आता है एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये हमारा चैप्टर हो गया। तो डी एंड एफ ब्लॉक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया 2 पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।